हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलाश शर्मा दिस साइड। आज बच्चों मैं कराने वाला हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10 और वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेई मेन की प्रिपरेशन में आपकी चार चांद लगाने का काम करेंगे। क्या है बच्चों आज के क्वेश्चंस, इसको करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप सब लोगों ने अपने एक दोस्त के को आपने मेरा पीडीएफ फॉरवर्ड किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने भी है, दिखने में खूबसूरत है लेकिन ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द सर्किट एज शोन इन द शोन बिलो। द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। क्या आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3/6 इज इक्वल टू 3/6 बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है रे, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है? आपने कहा हाँ दिख रहा है। बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज जब होता है बच्चों तो बीच वाले रजिस्टर का क्या कर देते हैं खात्मा। कैसे करेंगे इसके खात्मा बच्चों? इसको उड़ा देंगे, है ना? भाई तो भाग यहां से, उड़ा दिया बच्चों, इस वाले को उड़ा दिया, ये कोई काम का नहीं होगा। जैसे ही हमने इसको खात्मा किया इसकी शांत हो गई आत्मा। ऊपर वाले दोनों बच्चों सीरीज में आ गए, उन दोनों का 6 ओम हो जाएगा, नीचे वाले दोनों सीरीज में आ गए 12 ओम हो जाएगा बच्चों। इक्विवेलेंट ऑफ द टोटल सर्किट कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का 12 जो कि 18 होगा, प्लस का 2, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों 36 18 12 6 ओम के बराबर। आर इक्विवेलेंट बच्चों 6 ओम के बराबर हमारे पास आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों सर्किट का 6 ओम के बराबर आ गया। ये वाली बात क्लियर है? आर इक्विवेलेंट बच्चों 6 ओम के बराबर हमारे पास आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम के बराबर आ गया। तो बच्चों करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 जो कि 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। लो जी, इतना लल्लू पल्लू क्वेश्चन था ये वाला। डन डना डन डन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत बार पूछा जाता है। दो सोर्स है बच्चों, पहले तो सोर्स बनाते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेज आर R1 एंड R2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाने हैं, इसलिए मैं रुका 1 मिनट के लिए ना। और इनको बच्चों आपने सीरीज में कनेक्ट किया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगाया है जिसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास R के बराबर है, ठीक है। R2 EMF बराबर है बच्चों ना दोनों के, ओके R1, ठीक है भाई। The internal resistance of the two sources are R1 and R2 if potential difference across the source of internal resistance R1 is 0। ये कह रहे हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, टर्मिनल्स के अक्रॉस, है ना। देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल R विल बी, पहले तो एक काम करो, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, तो 2E, टोटल ईएमएफ कितना हो गया बच्चों 2E के बराबर, दैट डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 प्लस का कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस का कैपिटल R, ये हो गया बच्चों I। तो मैं पता है बच्चों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना डेल्टा बी टर्मिनल, वो E माइनस का IR होता है अगर सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। तो ऑब्वियस बात है दोनों ही बैटरी सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, दोनों में करंट सेम तरीके से फ्लो कर रहे हैं ना। और ये 0 के बराबर करना है मुझे, तो E माइनस का I 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 प्लस का R इंटू R, ये हो गया। तो R1, एक मिनट ना, R1, ठीक है, E माइनस का R1 ना, E तो कट जाएगा बच्चों, R1 प्लस का R2 प्लस का R माइनस का 2R1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो R की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस का R2 के बराबर, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर। R की वैल्यू R1 माइनस का R2 के बराबर आ जाएगी। ए ऑप्शन बच्चों विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हो भी गया। और ये क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, अब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, पहले 3 सेट में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया और हमारी शीट में भी था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ए हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, a wire of resistance R1 is drawn out so that its length is increases by twice of its original length, then the resistance of the new then the ratio of the new resistance to the original resistance is। ओ भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको याद है बच्चों कि अगर आपने एक वायर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करना और ऐड करना दो अलग चीजें होती हैं। इसकी लेंथ पहले मान लीजिए L थी, ठीक है, अब तुमने उसको N टाइम्स कर दिया। इसका एरिया अगर A था तो बच्चों एरिया इसका A/N हो जाता है, क्यों?
वॉल्यूम हम कांस्टेंट मानते हैं इसमें ना, जब स्ट्रेच करते हो ना वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होगा, तो n इंटू एल जो है कांस्टेंट होता है, सॉरी L1 इंटू A1 L2 इंटू A2 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, वो होता है रो एल डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर, या आप रेजिस्टेंस को लिख सकते हो रो एल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम होता है एल इंटू ए डिवाइड बाई एल, तो एरिया हो गया ना एक तरीके से, तो रो इंटू एल का स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर के। तो जब भी आप स्ट्रेच करते हो ना बच्चों वायर को, तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इस तरीके से वेरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बड़े काम का है, ठीक है। रेजिस्टेंस और लेंथ में ये रिलेशन होता है। तो रेशियो ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो इसकी लेंथ को कितना कर दिया है, इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें भी एक ट्विस्ट डाल दिया इन्होंने बोला है कि इंक्रीज टू नहीं बोला, इंक्रीज बाई बोला है। मतलब जो नई वाली लेंथ है ना, वो बेसिकली पुरानी वाली लेंथ का 3 गुना किया इन्होंने। तो नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो 9 गुना आएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस का। तो न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो रेशियो आएगा ना बच्चों 9 के बराबर आएगा। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। बहुत सारे बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो मैं समझ गया आप लोगों की गलती कहाँ हुई है, ये बाई गेम खेल गया बच्चों ना, बाई नहीं 2 होता ना, ये बहुत कंफ्यूज करते बच्चों ना इस तरीके के क्वेश्चंस में। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई। A current of 15 milliampere flows in a circuit as shown in the figure. The value of the potential difference between the point A and B. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों। तो देखो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों जो है ना बच्चों, ये दोनों पैरेलल में हो गए, है ना। और ये तीन मतलब ये वाला क्योंकि जो करंट यहाँ से जा रहा है वो यहाँ पे बट रहा है, बटने के बाद फिर वो इकट्ठा होकर फिर वो इससे निकल रहा है। ये दोनों सीरीज में और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखो बच्चों 5 प्लस का 10, ये जो दोनों है ना ये प्लस का 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 5 जो कि 15 हो जाएगा। ये कट जाएगा बच्चों 3 टाइम्स। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों 15 प्लस का 10/3 के बराबर आ जाएगा 45, 55 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। आई की वैल्यू उन्होंने 15 मिली एम्पियर बोली है, इंटू 55 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 15 55 25। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 15 मिली एम्पियर है। 15 प्लस का 5 इंटू किलो में दे रखे थे, सब सही है, यहाँ तक तो कोई मैंने गलती की नहीं। 55 25 55 25 दो 27, 275 मिली वोल्ट आएगा बच्चों ये आंसर ना। तो करंट अच्छा एक गलती कर दी, ये किलो ओम में 10⁻³ यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये वोल्ट में ही आ जाएगा। तो 275 वोल्ट आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना आंसर। रजिस्टर हमारे सारे किलो ओम में दे रखे थे ना, तो उसका एडवांटेज मिल जाएगा, ये किलो ओम में आया है, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। डी ऑप्शन है ना पिछले वाले का, हाँ अगले वाले में आ जाओ। Given below are the two statement. Yes, a uniform wire of resistance 80 ohm is cut into 4 equal part. 80 ओम के वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो तुम्हें पता है जब कट करते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। These parts are now connected in parallel. अच्छा जब आप 4 पार्ट में कनेक्ट करोगे तो अब रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, है ना। मतलब हर एक वायर का रेजिस्टेंस बच्चों 20 ओम हो जाएगा। अब उनको तुमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो 20 के 4 अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनका इक्विवेलेंट 20/4 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट 20 डिवाइडेड बाई 4 होके मतलब 5 ओम के बराबर आ जाएगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 5 ओम। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो डाउट। अब अगले में आते हैं। टू रेजिस्टेंस 2R एंड 3R कनेक्टेड इन द पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, द वैल्यू ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द 3R एंड 2R विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस। जब दो रजिस्टर बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं ना, तो उनकी थर्मल एनर्जी कंपेयर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम इनकी पावर लिखते हैं बच्चों V²/R से। आप बोलोगे सर इस वाले से क्यों लिख रहे हैं V²/R से, बिकॉज बच्चों इन दोनों में V सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है ना। I² लगाओगे तो I के बारे में हमें पता ही नहीं उसमें कितना जा रहा होगा, उसमें कितना जा रहा होगा, लेकिन V दोनों के क्रॉस सेम रहेगा। तो P1/P2 जो आएगा ना बच्चों वो R2/R1 के बराबर आएगा। R2 कितना है बच्चों हमारे पास 2R के बराबर, ये कितना है बच्चों 3R के बराबर। एक मिनट, R2 ये है,
R1 ये, तो 2 रेजिस्टेंस उल्टा कर दिया मैंने, ये 2R होगा और ये 3R होगा. 2R and 3R are connected in parallel to the electrical circuit. The value of the thermal energy developed in 3R. तो ये P2 अपॉन P1 पूछ रहे हैं. ये बहुत घुमा दिया बच्चों ने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना. एक मिनट ना यार, ये क्या है ना, इसको सही करने दो दोबारा से. दे आर व्हाट दे आर आस्किंग, उसके हिसाब से चलो बच्चों ना. तो ये हमसे पूछ रहे हैं, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है. ये कह रहे हैं P2 डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू बताओ. तो P2 डिवाइडेड बाई P1 जो आएगा ना, वो 1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 आएगा. ये R1 अपॉन R2 के बराबर आएगा बच्चों. ठीक है, R1 अपॉन R2 के बराबर. R1 की वैल्यू कितनी है? 2R और उसकी वैल्यू 3R. तो 2�3 के बराबर आएगा. तो मेरा तो बच्चों स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट आ रहा है. 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन, लेट मी चेक द आंसर. यस, सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. The drift velocity of electron decreases with the, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. The drift velocity of the electron decreases with the increase in the temperature of the conductor. ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? डू यू नो दैट? आपको बच्चों एक फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू e इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ. यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम ओम्स लॉ डेराइव कर रहे होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं. टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो टाउ घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, जल्दी जल्दी टक्कर होने लग जाती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों घटेगी. ये कह रहे हैं कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. यस, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ए स्टेटमेंट सही हो गया. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर. करंट एन ई ए इंटू वी डी होता है बच्चों, इफ यू रिमेंबर. तो क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो ये करंट तो सेम रहता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, तो वी डी जो होगा वो 1 अपॉन ए के प्रोपोर्शनल होगा. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर. यस, ये भी सही हो जाएगा. ये मेरा तो बी भी सही हो गया. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द, मेरे को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ए बी ओनली, मतलब ए ऑप्शन कर देना चाहिए मुझे, ठीक, लेकिन देखता हूँ अगले वाले. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर. बच्चों अच्छा, यहाँ पे ये स्मॉल ई है. आपको पता है जो कैपिटल ई होता है ना, ये ई इंटू एल जो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों ना. इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगी, तो गलत हो गया. ठीक है. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ के साथ रिलेशन कहां से आया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अगर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे बात कर रहे होते, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा ना यहाँ पे, वो ये बन जाएगा ई वी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई एम इंटू एल इंटू टाउ. अगर आप कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है ना, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी तो सही है. अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ दोनों पर डिपेंडेंट आ रही है, फिर ना ये फिर नहीं बता पाएंगे हम ना इसको, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. तो ये तो ए वाला अगर सही है तो ई वाला हो ही नहीं सकता. ए एंड बी ओनली आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ई वाला ए ऑप्शन. व्हाई दे हैव गिवन बी ऑप्शन? ए एंड डी बोल रहे हैं. यार मेरा आ रहा है इसमें ए एंड बी, इन्होंने दे रखा है ए एंड डी. माइट बी द, मतलब लाइक उन्होंने गलत दिया हो. अच्छा मान के चलो मैं लेंथ वाली बात के बारे में बात करूं, लेंथ और बी और डी में से ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी किसकी है? चलो इसको देखते हैं. ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इन्होंने बोला कि एक कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुम बदल रहे हो. एक ही कंडक्टर है, मतलब ना क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहे हो तुम, तो ऑब्वियस ही बात है करंट जो है इसमें, तो करंट हम कांस्टेंट मानते ही हैं, हम कहते ही हैं इसको कि करंट कांस्टेंट रहेगा. हम ये लिखते हैं कि ए इंटू बी डी जो है कांस्टेंट होगा, है ना, ये बोल देते हैं हम. तो ये तो सही है यार ना, मतलब इसको हम यूज करते हैं. ये वाला डी वाला तब सही हो सकता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करो. वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि मतलब वो एक अरेंजमेंट में लेंथ चेंज करोगे कंडक्टर की. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर.
तो आपने एक बैटरी लगा दी है ना, कंडक्टर की लेंथ को चेंज करोगे तो सही तो यार डी वाला भी है, लेकिन बी वाला तो सही है ही, उसे क्यों गलत कर दिया इन्होंने। भाई देखो इसका अगर सही तरीके से बताया जाए ना तो ए बी डी इसके सही होने चाहिए, मतलब ना, क्योंकि आपने बैटरी लगा दी, आपने बैटरी लगा दी तो इन दैट केस बैटरी लग गई। अब कंडक्टर अलग अलग यूज कर रहे हो आप, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी मतलब फिर वो लेंथ पे डिपेंड कर जाएगा, है ना, फिर लेंथ पे डिपेंड कर जाएगा। और टाउ को तो लेंथ से कोई रिलेशन होता ही नहीं है ना। पर फिर भी इनमें से अगर मुझे टिक करना होगा तो मैं तो ए बी टिक टिक करके आऊंगा, है ना, ए एंड बी। क्या ही करूं मैं इसका ना। वैसे तो मैं अभी इसको करेक्ट करवा दे रहा हूँ बच्चों, ए बी रख रहा हूं मैं, ए ऑप्शन रख रहा हूं, है ना। तो मैं चेक करूंगा इसको। गिवन बिलो आर, इसका बच्चों जो भी रिजल्ट निकलेगा ना इस वाले क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों को कमेंट में करके भेज दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं, मतलब ना बी वाला भी सही लग रहा है। ए बी डी होता ना ऑप्शन तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता यहाँ पे ना, इन्होंने बोला ओनली, तो बी में तो कोई गलती है ही नहीं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली बोला है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर। होता है बच्चों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू दैट लगाते हैं ना अपन, क्योंकि सेम कंडक्टर है तो एन भी सेम होगा, ई भी सेम होगा, ए इंटू बी डी कॉन्स्टेंट आएगा, तो सही है ये। Given below are the two statements. One is labeled as the assertion A and the other is labeled as the reason. Alloys such as constantan and manganin are used in making standard resistance coil. तो भाई ये तो आप लोग जो है रेजिस्टेंस को बनाने के लिए कौन कौन से अलॉयज यूज होते हैं बच्चों, इस तरीके की चीजें, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए बच्चों ये वाला तो ना, तो इसको तो आप जो है एक बार गूगल करोगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को ना, इस तरीके की चीजें। इन्होंने बोला कि इन दोनों का है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अल्फा बहुत छोटा होता है तो उसमें एक एडवांटेज होती है, अल्फा जितना ज्यादा छोटा होगा ना रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन उतना स्मॉल होगा, वेरिएशन उतना स्मॉल होगा, ठीक है। तो अब यार ये पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिकॉज आई नो द आंसर, that's why I can just say कि like these two are used because alpha is very small and resistance में वेरिएशन कम आएगा। तो इनको यूज इसलिए किया जाता है कि इनका अल्फा छोटा होता है जिससे रेजिस्टेंस में वेरिएशन कम आए। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका तो बच्चों इसमें मतलब ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, an electric bulb rated as 220 volt and 100 watt is connected in series with another bulb rated as 220 volt and 60 watt. If the voltage across the combination is 220 volt, the power consumed by the 100 watt bulb will be. बच्चों जब भी बल्ब का क्वेश्चन हो ना तो उसको ऐसे किया करो, उसका रेजिस्टेंस लिख लिया करो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेटेड पावर से। तो V कितना है बच्चों यहाँ पे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेटेड पावर कितनी है बच्चों यहाँ पे, एक की दे रखी है 100, एक की दे रखी है 60, तो R1 और R2 हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 के बराबर। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, R1 और R2 को, ये R1 और ये R2, ठीक है। तो बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना इस वाले सर्किट में, जो करंट फ्लो कर रहा होगा I, वो होगा बच्चों 220 डिवाइडेड बाई 220 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2 के बराबर। R1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 दे रखी है। तो करंट आ जाएगा बच्चों मेरे पास, एक काम करना है एलसीएम भी ले ही लेना, 600 ले लेना बच्चों ना, एलसीएम 600 आ जाएगा, 600, 220 एक काट देना, एक 220 यहाँ पे अलग कर लेना, तो 6 प्लस का 10 ऐसा कुछ बन रहा होगा बच्चों I1 का वैल्यू ना, ये कट जाएगा। अभी वैसे काटा पिट्टी नहीं करते, फिर भी 60 डिवाइड बाई 22 इंटू 16 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास I का वैल्यू। पावर अक्रॉस दिस आएगी ना बच्चों, वो आएगी I स्क्वायर इंटू R1 के बराबर। तो पहले वाले में जो पावर आएगी I का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 दैट इंटू 22 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 16 दैट इंटू R1। R1 हो जाएगा बच्चों, R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100।
ठीक है, ये बन गया हमारे पास ना, इनसे ये दोनों कट जाएंगे 100 और ये भी कट जाएगा 100 से ना, ये कट गया बच्चों। अब यहाँ बचेगा 4 और यहाँ भी बचेगा 4 और ये बच जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। ठीक है, तो P1 आ जाएगा बच्चों 225 डिवाइड बाई 16 के बराबर। तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 16 कम 16, 16 चौक 64, पॉइंट में भी आ रहा होगा लेकिन क्लोज टू 16 वॉट बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा होगा। उन्होंने वैसे भी हमें अबाउट बोला है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, सॉरी 15 वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 14 वॉट, 14 वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, resistances are connected in a meter bridge circuit as shown in the figure. The balancing length L1 is 40 centimeter. ठीक है, now an unknown resistance X is inserted in the series with the P and new balancing length is found to be 80 centimeter measured from the same end. The value of X is, भाई मीटर ब्रिज का एक और क्वेश्चन आया है। आपको पता है बच्चों P का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 और Q का दे ही नहीं रखा। 4 डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू था बच्चों 40 डिवाइडेड बाई 60, तो Q की वैल्यू बच्चों 6 ओम के बराबर थी। ओके, अब यहाँ पर तुमने एक रजिस्टर X कनेक्ट कर दिया, तो 4 प्लस का X हो गया ये, दैट डिवाइडेड बाई Q, Q की वैल्यू 6 के बराबर ही रहेगी। अब ये 80 हो गया बच्चों ना, तो 80 डिवाइडेड बाई 20 4, तो X की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 ओम के बराबर। ठीक है, 20 ओम का रजिस्टर आपने कनेक्ट किया होगा। इतना इजी क्वेश्चन था यार, मजा आया ना बच्चों इन क्वेश्चंस को करने के बाद, है ना, अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करते रहना, मजा मतलब मेरे को पता लगता रहना चाहिए कि तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। A 1 meter long copper wire carries a current of 1 ampere. 1 मीटर का वायर है बच्चों, करंट कितना कैरी कर रहे हैं 1 एम्पियर का। If the cross section of the wire is 2 mm square and the resistivity of the copper is this, the force experienced by the moving electron in the wire. गजब क्वेश्चन है। फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। एक फॉर्मूला था बच्चों E इक्वल टू रो इंटू जे, ये फॉर्मूला था E इक्वल टू रो इंटू जे। E की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रो, जो कि कितना दे रखा है हमें, रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁸। जे होता है बच्चों करंट डेंसिटी, तो 1 डिवाइड बाई एरिया दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶ के बराबर, mm स्क्वायर में दे रखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻² के बराबर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। तो जो फोर्स आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 1.7 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻² इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 0.8। एफ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 56, 8 एकम 8, 5 13, और ये हो जाएगा -21, और यहाँ पे 2 डेसिमल और आ रहे होंगे, उसको लिखते हैं ना -23 न्यूटन। 136। क्या आपका भी आंसर आया? यस, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये अच्छा था, अलग हटके क्वेश्चन था। क्या लगा बच्चों आपको, कैसे लगे क्वेश्चंस? कमेंट करके बताना मुझे, है ना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ। कर दिया करो कमेंट, कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। मैं मेहनत करने में कंजूसी नहीं कर रहा, तुम कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा हर दिन हमारे इस चैनल पे। टाटा बाय बाय।